तो ये तय हो गया है कि 4 राज्य में इस वक्त चुनाव के नतीजों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन 3 राज्यों में बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। खास करके छत्तीसगढ़ एक बड़ी हेडलाइन है, जहां से कांग्रेस को उम्मीद थी, लेकिन वहां पर भी बीजेपी ने बहुत बढ़त बनाई हुई है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से जीत रही है बीजेपी। राजस्थान में जादूगर का जादू नहीं चला, ये बार बार कहा जा रहा है। तो अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं मुख्यालय पर, क्योंकि बीजेपी खेमे में बहुत जश्न का माहौल है। इन 3 राज्यों में शानदार जीत के साथ साथ अमित शाह ने ट्वीट कर दिया है और कहा है कि हिंदुस्तान के दिल में प्रधानमंत्री मोदी हैं, ये साबित हो गया है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इस पर अब क्या कहा है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जो अब से कुछ देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, उन्होंने चुनावी नतीजों पर ट्वीट कर कहा है कि जनता जनार्दन को नमन। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि भारत की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सुशासन और विकास की राजनीति पर है। उनका भरोसा बीजेपी में है। भाजपा पर अपना स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद बरसाने के लिए मैं इन सभी राज्यों के परिवारजनों का, विशेषकर माताओं, बहनों, बेटियों का, हमारे युवा वोटर्स का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं उन्हें भरोसा देता हूं कि आपके कल्याण के लिए हम निरंतर अथक परिश्रम करते रहेंगे। इस अवसर पर पार्टी के सभी परिश्रमी कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से आभार। आप सभी लोगों ने अद्भुत मिसाल पेश की है। भाजपा की विकास और गरीब कल्याण की नीतियों को आपने जिस तरह से लोगों के बीच पहुंचाया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। हम विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमें ना रुकना है, ना थकना है। हमें भारत को विजयी बनाना है। आज इस दिशा में हमने मिलकर एक सशक्त कदम उठाया है। तो प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया है और 2 राज्यों में बीजेपी को जहां शानदार जीत मिली है, जैसे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहां पे शिवराज सिंह चौहान को हमने देखा है कि वो कई बार सामने आए और उन्होंने जनता को संबोधित किया, पत्रकारों से बातचीत की है। और अब सवाल यही उठ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जो लगातार 18 सालों से सत्ता में हैं, वो क्या फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे 2024 को देखते हुए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की भी बहुत लोकप्रियता है। मामा के नाम से तमाम युवा, लड़कियां सब उन्हें बुलाते हैं और उनकी तमाम कल्याणकारी स्कीम्स जो हैं उनकी लोकप्रियता का कारण बनी हुई हैं। उसके अलावा वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में बहुत बड़े मार्जिन से जीती हैं। जिन इलाकों में कैंपेन उन्होंने किया वहां पर ज्यादातर बीजेपी जीती है। तो इन दोनों नेताओं की प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं। बहनों, ध्यान रखना, अभी मिल रहे 1250, अब 10 तारीख आ रही है। जो आपके भाई ने वचन दिया 1250 से 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 और फिर कितना करेंगे? एक बात पूरी होगी। और एक बात ध्यान रखना, जिनको नहीं मिल रहे उनके नाम भी जोड़ूंगा। बेटियां जो 21 साल से ज्यादा उनके भी जुड़ेंगे। और ये भी ध्यान रखना, जब लाडली बहना लखपति बहना बनेगी, लखपति। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। और अब सीधे चलते हैं कमलनाथ, जो इस वक्त वहां पत्रकारों से बात कर रहे हैं। और आज मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया उनके लिए। भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार जनता ने उन्हें समर्थन दिया है वो उस पर खड़े उतरेंगे और जनता को जो विश्वास उन्होंने जताया है भारतीय जनता पार्टी पर, वो विश्वास बड़ी जिम्मेदारी से वो निभाएंगे। आज हमारी दूसरी उम्मीद थी
मैंने हमेशा कहा था कि मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं, वो आज भी करता हूं। मैंने पिछले 1 महीने से कह रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं। मेरे से जब आप पूछते थे कि कितनी सीटें आएंगी, मैं कहता था मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं। आज भी मैं विश्वास करता हूं और मुझे ये उम्मीद है कि ये विश्वास जो मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर रखा है, उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा। हम इस पर विचार करेंगे कि क्या हमने कमियां थी, क्यों हम मतदाता को अपनी बात नहीं समझा पाए। हर उम्मीदवार से चर्चा करके, वो हारा हुआ हो या जीता हुआ हो, हम उनसे चर्चा करेंगे अगले कुछ दिनों में, और उस चर्चा के बाद हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। क्या चूक हो गई, इतनी बड़ी टक्कर भी आपकी? ये सब तो पर चर्चा होगी कि कहां कमी रह गई। और अनिका मल्होत्रा, प्रवक्ता कांग्रेस की, भी अब हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिवम त्यागी, नेता बीजेपी के, भी हमारे साथ हैं। अनिका, कुछ देर पहले अशोक गहलोत राजभवन पहुंचे अपना इस्तीफा देने, और अब हमने सुना कमलनाथ को कि कहां कमी रह गई, इस पर चर्चा होनी है। तो कमी कहां रह गई, क्यों नहीं जनता तक कांग्रेस की बात पहुंच पाई इन दोनों राज्यों में? देखिए, इसमें तो दो राय नहीं है। जो रिजल्ट आपके सामने हैं वो काफ़ी विचित्र हैं, लेकिन जो रिजल्ट हैं सर पे हैं। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए, कि जनता का आदेश है सर माथे पे। लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटीज़ में थे, जब हम ग्राउंड में काम कर रहे थे, मैं सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रही हूँ, जब हम आम लोगों से बात करते थे तो बहुत एक कांग्रेस की तरफ रुझान, उनकी अप्रिसिएशन, या राजस्थान में जो स्कीम चली थी उसके बारे में लोग बात करते थे। रिजल्ट बहुत विपरीत आए हैं, ये बहुत आहत हुआ जरूर हुए हैं। बहरहाल चिंतन तो जरूर करेंगे। अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखें, ज्यादा उम्मीद थी, फिर भी ऐसा लग रहा होगा जैसे छत्तीसगढ़ को कहा जा रहा था कि भूपेश बघेल ने यहाँ पर बहुत काम किया और चेहरा भी उन्हीं का सामने था वहां पर, हालांकि तमाम स्टार प्रचारक गए थे। शौक कहाँ ज्यादा लगा आपको? मध्य प्रदेश डेफिनेटली बहुत हमारा विनिंग स्ट्रोक रहा था। और कई महीनों से, देखिए 15 महीने की सरकार के बाद जब छल कपट से सरकार चली भी गई थी, तो लगातार निरंतर लोगों के बीच में थे और लोग ये मानते थे। देखिए, मामा जी ने भी कहा मैं चला जाऊंगा तो बहुत रोएंगी आप, तो कहीं ना कहीं वो भी भावुक थे। उनको ही पता था कि उनकी सीट कहीं ना कहीं खिसक रही है, तभी उनके भाषणों में डिफीट सी दिखाई देती थी और लोग भी बदलाव चाहते थे। लेकिन बहरहाल जो फैक्चुअल स्थिति है उस पर अगर हम बात कर ले तो बेटर रहेगा। इस वक्त जो स्थिति है कि कांग्रेस नहीं जीत पाई उसमें, और फिर भी हम लगातार काम करते रहेंगे, बिकॉज ये हमारा धर्म है। घर बैठने का धर्म नहीं, हम काम करते रहेंगे। जैसे अब 2 साल पहले कहते थे कांग्रेस तो फाइट में है ही नहीं, कांग्रेस तो दिखाई दे नहीं रही, लेकिन जब आप रुझान आ रहे थे तो हर जगह ये दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस बेहतर पोजीशन पे है। कांग्रेस आप कह रहे कि प्रचार के दौरान जब आप लोग जनता के बीच थे, आप लोगों को अंदाजा लग रहा था कि आप लोगों की बात जनता तक पहुंच रही है, लेकिन जनता ने इसे सिरे से नकार दिया, खासतौर से इन तीनों राज्यों में। हालांकि कुछ अच्छी खबर तेलंगाना से जरूर आई है। जयंतो जी, जो बात हो रही है कि कमी कहाँ रह गई, लेकिन बीजेपी से अगर कंपेयर करें, बीजेपी एक पिरामिड में काम करती है। टॉप पर मोदी रहते हैं, केंद्रीय नेतृत्व रहता है, और फिर रीजनल नेता, और फिर कार्यकर्ता और संगठन। अब लेकिन कांग्रेस के लिए ये दुविधा जरूर रहती है। सब कुछ इन रीजनल नेताओं पर, इनके जो प्रोजेक्टेड फेसेस हैं उन पर छोड़ दिया गया था इस बार इन तीनों चुनावों को। देखिए, चुनाव का नतीजे सिर्फ एक फैक्टर के लिए होता है, मैं ये नहीं मानता हूं। मोदी फैक्टर इट्स ए वेरी ह्यूज फैक्टर, लेकिन मोदी जी की जो ब्रांड इक्विटी है, अगर संगठन नहीं है तो कम्युनिकेट करने के लिए वोटर तक पहुंचाना, जैसे कर्नाटक में हुआ था, जैसे वेस्ट बंगाल में 2021 में मोदी जी ने कितनी कोशिश की, तो वेस्ट बंगाल बीजेपी का हालत खराब है। तो इसीलिए मोदी जी इज ए ह्यूज फैक्टर, लेकिन उसके साथ साथ अमित शाह जी का इलेक्शन स्ट्रैटेजी, और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। अभी इसमें कांग्रेस के साथ कंपेयर कीजिए। कांग्रेस में आप डिसेंट्रलाइजेशन, कुछ लोग कह रहे थे कि सेंट्रलाइज्ड हो गया है बीजेपी और हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड कर दिए हैं।
मैंने कहा कि ये तो मजबूरी से जी आपने जो Option बघेल नहीं साहब आपके को पास, और ये जो कमलनाथ को हाथ में सौंप दिया, ये बहुत हृदय से नहीं, ये तो मजबूरी से, क्योंकि राहुल गांधी फैक्टर आज देखिए, ये पोस्टमार्टम होगा कि राहुल गांधी अगर नहीं जाएंगे, बहुत सारे कांग्रेस के लीडर ऑन रिकॉर्ड नहीं कहते हैं लेकिन ऑफ रिकॉर्ड हम लोगों को बताते हैं कि वो अगर नहीं आते हैं, क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन एरर ज्यादा हो जाता है, उसमें और ज्यादा हम लोगों को लोकल लेवल में झेलना पड़ता है, तो इससे अच्छा है। क्या आप कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी नहीं जाएंगे तो फायदा तो रहता है? फायदा ये पर राहुल ऐसे गांधी के कांग्रेस जाने के से- लोग अच्छा, तो हमें राहुल बोलते गांधी हैं। के जाने से ऐसा क्या नुकसान हो जाता है? नहीं, वो नहीं, क्या गड़बड़ कर नहीं, देते हैं? देखिए जैसे फिर भी साउथ इंडिया में जैसे हाँ, आप बोल वो रहे थे communicate ना, कर नॉर्थ और पाते हैं। साउथ में, आप यूपी में देखिए ना, उत्तर प्रदेश में इस बार 2024 में राहुल गांधी कैंपेन करेंगे या नहीं करेंगे? तो अमेठी में भी तब वो राहुल बनाम मोदी का हो जाता है और फायदा बीजेपी को हो जाता है। हमारे साथ जुड़े हैं शिवम त्यागी भी, बीजेपी नेता। शिवम जी, एक तो चीज ये भी देखी गई कि जहां चुनाव थे जैसे राजस्थान में, उसके ठीक पहले राजस्थान से लगे इलाके में प्रधानमंत्री मोदी गए, जो वो मीरा उत्सव था वहां पे, लेकिन वहां मथुरा में उनका जाना, उसके पहले आप देखें छत्तीसगढ़ का चुनाव था तो वो झारखंड में गए थे, बिरसा मुंडा की बात कर रहे थे उस दिन वहां पे। तो ये जो चीजें बस यूं ही तो नहीं चले गए प्रधानमंत्री, वो भी एक स्ट्रैटेजी थी। और इस समय जो ट्राइबल वोट्स भी जुड़े वहां पर छत्तीसगढ़ में, आप देखिए, ये उसका फायदा आपको लगता है? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दोनों ही जगहों की जो आपने बात की। अगर मैं बिरसा मुंडा जी की बात करूं और प्रधानमंत्री जी वहां पर गए, तो प्रधानमंत्री जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं देश के जो बिरसा मुंडा जी के गांव गए। आज तक कोई गया नहीं। आदिवासी समाज से भगवान बिरसा मुंडा एक इतने महान व्यक्तित्व, और आज तक कोई इस देश के प्रधानमंत्री नहीं गए आज तक। मुझे लगता है तो ये तो उनको सोचने की आवश्यकता है। बाकी कोई उसको किस तरीके से जोड़ के देखता है वो एक अलग विषय हो सकता है। दूसरा, मुझे लगता है किसी को भी अपनी आस्था छुपाने की आवश्यकता है नहीं इस देश में या दुनिया में कहीं भी। अगर आप किसी धर्म में विश्वास रखते हैं और आप जिनको पूजते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिनको भगवान मानते हैं, वहाँ पर जाने के लिए आपको कोई अलग से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मथुरा भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री देश के पहली बार गए। दोनों ही इंपॉर्टेंट जगहें हैं। अब कहते हैं कि उस पर बात करते हैं कि उस पर चुनाव पर असर क्या हुआ। मेरा ऐसा मानना है ये मैंडेट सिर्फ कोई एक दिन एक इवेंट का नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक्सेप्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री बहुत ज़्यादा है, और ये बात टाइम एंड अगेन बार बार साबित भी हुई है। जिस तरीके से वोटर्स ने फेथ दिखाया है उनमें, जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, जिस तरीके से पूरा कैंपेन गढ़ा गया। और एक इंटरेस्टिंग बात मुझसे पहले जो वक्ता थे वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, राहुल गांधी को लेकर तो जो है स्टेट लीडरशिप ये मानती है कि अगर वो कहीं जाते हैं तो फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन एरर्स इतने सारे हो जाते हैं कि लोग कोशिश करते हैं कि वो ना ही आए चुनाव में। अगर मैं उनको ठीक सुन पाया हूँ, इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि फिर उनको किसी चुनाव में आना ही नहीं चाहिए। लगातार नेता को नेता बनने के लिए आप एडियाँ उठाकर अपना कद नहीं बढ़ा सकते हैं। अल्टीमेटली यू विल हैव टू हैव दैट डेप्थ। आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए, आप ग्राउंड से रिलेट करते हो, आपको वो समझ होनी चाहिए, आपको वो तजुर्बा होना चाहिए। एग्जाम्पल, अब से 3 महीने पहले तक भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह का जितने ओपिनियन पोल्स थे उनमें कहा जाता था 50 सीटें भी आ जाए मध्य प्रदेश में तो बहुत बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ में तो कहते थे लोग 20-30 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज देखिए, अब कोई कहे कि ये सिर्फ 2 महीने का मैंडेट है, नहीं, लोगों में क्लैरिटी थी। इस देश में सिर्फ एक ही गारंटी चलती है, वो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी। दैट्स इट। लोग उसी में फेथ रखते हैं, उसी में विश्वास रखते हैं और उसी में और जो मानते हैं। मोदी जी ने तमाम अपने जो रैलीज में ऐलान किया कि आप बस कमल का बटन दबाइए और मुझे वोट मिलेगा सीधे, तो लोगों ने वही कमल का बटन दबाया और प्रधानमंत्री मोदी को वोट दिया। लेकिन मुकेश, जो बात शिवम कर रहे हैं कि डेप्थ होनी चाहिए, हमें यहाँ पर ग्राफिक्स जो हमारे चल रहे हैं उसमें भी देख रहे हैं, जो चाहे कोई भी राज्य, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा बढ़त बीजेपी ने बनाई है। तो इनरोड्स, वो जो अंदरूनी इलाकों तक पहुंच जो है बीजेपी की, उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है इस बार। और कांग्रेस लूज कर रही है वहां पे ग्रामीण इलाकों में। छत्तीसगढ़ में देखिए ना, छत्तीसगढ़ ऐसा दुर्गम इलाके हैं वहां पे, और एक जगह जीत नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में देखिए आप 56 सीटें जीत रहे हैं। तो ये तो अब कोई नहीं कह सकता शहरी इलाकों में है, किसी खास वर्ग में है, किसी खास जाति में है। बहुत इनरोड्स बनाए हैं। आज अब भाजपा 12 राज्यों में अपने दम पे सरकार चलाएगी और दूसरी तरफ कांग्रेस
तेलंगाना को भी मिला दें तो 3 राज्यों में सिमट जाएगी। लेकिन एक बात जो कह रहे थे अभी शिवम जी, उसमें कि पैन इंडिया नहीं है, लेकिन आप दक्षिण भारत में जाइए, केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, हाँ, लेकिन उनके लिए वो कह सकते हैं कि एक जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें है, वरना पूरा दक्षिण भारत अभी भी अछूता है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। तेलंगाना को कैसे देखेंगे आप? तेलंगाना में जहां 1 सीट थी उसमें वो अब 9 पे भी अगर आते हैं तो सब फायदा ही है, मतलब वहां पे इनरोड्स जंप तो है। नहीं, ऐसा हो रहा है, लेकिन 10% अगर सीट आ रही है तो अच्छी बात मतलब धीरे-धीरे बिल्कुल है, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तेज रफ्तार से इनका करिश्मा चलता है, नॉर्थ इंडिया में है वो साउथ में नहीं है ना? बिल्कुल। देखिए, बीजेपी का स्ट्रैटेजी ऑलवेज लॉन्ग टर्म होता है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ आज के लिए। इतनी लॉन्ग टर्म नहीं होती है जयंतो दादा। नहीं, साउथ में राजगोपाल जी से शुरू करो। पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने 5 साल लगातार परिश्रम किया, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हैं और राजस्थान की जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री जी की जब राजस्थान में सभाएं हो रही थी, जिस प्रकार से राजस्थान में जन सैलाब प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आ रहा था, अभिनंदन करने के लिए आ रहा था, तभी से स्पष्ट था कि राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनना तय है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब यहां पे चौमुखा विकास होगा, राजस्थान तेज गति से आगे बढ़ेगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के उनके कुशल नेतृत्व, जो उन्होंने समय समय पर राजस्थान को कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने समय समय पर राजस्थान की टीम को बुला करके बात करना, मार्गदर्शन देना, सभाएं करना, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। सभी केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान की टीम का अभिनंदन करते हैं। बहुत आज अच्छा दिन है, शुभ दिन है। और आज जहां एक और मध्य प्रदेश में भी क्लीन स्वीप हुआ, छत्तीसगढ़ भी क्लीन स्वीप हुआ, इन सभी राज्यों में आज यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जबरदस्त विजय हासिल हुई है। आगे आने वाले समय में लोकसभा में भी 2024 में होगा तो राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी तब पता चलेगा। हम सब भारतीय जनता पार्टी के अनुसार सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐतिहासिक जीत की बात कर रहे हैं बीजेपी नेता अरुण सिंह, और खासतौर पर ये तस्वीरें आपको जयपुर की दिखाई दे रही हैं। सीपी जोशी भी वहाँ हैं। बीजेपी खेमे में खासा उत्साह है। और 2 ब्रेकिंग न्यूज़ हेमंत जी हमारे चैनल पर चल रहे हैं ऊपर। 6:30 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और 6 दिसंबर को INDA की बैठक होगी। तो इस पर आपकी क्या राय है, इस पर हम लौट रहे हैं। छोटा सा ब्रेक और फिर हेमंत जी बात। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। उत्तर भारत के 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे जीत का जश्न मनाने। और ब्रेक से पहले हेमंत जी जो हम बात कर रहे थे, जीत का जश्न बीजेपी में मनेगा तो आत्मचिंतन, आत्ममंथन कांग्रेस में होगा और उसके बाद फिर INDA की बैठक भी है। तो बहुत कुछ सोचना होगा कि आगे अब कैसे बढ़ा जाए। लोकसभा चुनावों में ज़्यादा वक्त नहीं है अब। सकता जी, जब तक कांग्रेस पार्टी चुनाव की और इंडिया गठबंधन की तरफ चलने की सोचेगी, तब तक प्रधानमंत्री आज शाम को बिगुल बजा देंगे लोकसभा चुनाव का। औरों के लिए जो जीत का जश्न है, उनके लिए लोकसभा का शुरुआत है वो। और यही मोदी का जो प्लस पॉइंट है कि औरों से वो 3 महीने आगे चलते हैं। ये जो बेसिक चीज है, ये कांग्रेस पार्टी को जिस दिन समझ में आ जाएगी या जिस दिन इंडिया गठबंधन को ये बात समझ में आ जाएगी,
तभी वो रियल चैलेंजर बन पाएंगे। तो ये जो हो रहा था कि सेमीफाइनल सत्ता का है, वो वाकई सेमीफाइनल तो साबित हुआ सत्ता का। मोदी जी भी आज इसको देखिए आगे यही रिप्लिकेट होगा। देखने के दो तरीके हैं। अगर आज कांग्रेस पार्टी जीती हुई होती तो रिलक्टेंट हो जाती, जी जी, और नरेंद्र मोदी आज जीते हैं तो वो डबल। तीनों प्रांतों के ऐतिहासिक फैसले आए हैं। मध्य प्रदेश में कोई मानने को तैयार नहीं था और छत्तीसगढ़ में कोई सोचने को भी तैयार नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा दिए गए स्वच्छ और जो है भ्रष्टाचार मुक्त शासन और देश की जनता का उनके ऊपर अटूट भरोसा, इसके चलते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगह प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सफल हुए हैं। राजस्थान की जनता की आशाओं पर खरा उतरने के लिए हम सब उनके नेतृत्व में काम करेंगे। 2023 के ये विधानसभा के चुनाव 2024 का आईना क्यों नहीं, क्योंकि 2024। देखिए, मैं ऐसा पहले भी कह चुका हूं कि प्रत्यक्ष रूप से अगर मैं ढूंढना चाहूं तो इस पर मैं हाँ और ना दोनों में उत्तर दे सकता हूं। निश्चित ही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, तो एक प्रचंड उत्साह की ऊर्जा सृजित हुई है और उसके चलते हुए हम लोग 2024 के चुनाव में निश्चित ही एक बार फिर इतिहास को दोहराते हुए सफल होंगे, सारी 25 सीटें जीतेंगे। लेकिन यदि मैं दूसरी दृष्टि से देखूं, 2018 के चुनाव में हम तीनों जगह हार गए थे, लेकिन उसके बाद में भी राजस्थान में 25 सीटें थे, जीते थे, और मध्य प्रदेश में एक छोड़ करके बाकी सारी जीते थे। इसलिए जब देश के चुनाव में लोग मतदान करेंगे, अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे और काम पर अगर तीनों राज्यों में, राज्य के चुनाव में भी जनता ने इस तरह से मतदान किया है, तो निश्चित ही जब उनका खुद का चुनाव होगा तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नहीं, देश भर की जनता विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्रदान करेंगे। अशोक गहलोत जी ने जस्ट मीडिया से बात की है, उन्होंने कहा है वो जनसेवक के रूप में जनता के बीच में रहेंगे, लेकिन इस बार जनता ने जो जनादेश दिया, क्योंकि राजस्थान पूरे देश भर में चर्चाओं में था गारंटियों को लेकर, ये चौंकाने वाला है। देखिए, माननीय अशोक गहलोत साहब बार बार ये कहते थे, अनेक बार उन्होंने ये कहा था कि मैं इस कुर्सी को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता ने उनके मन की पूरी कर दी है, उनके मन की मुराद पूरी की है। जो कुर्सी उनको नहीं छोड़ रही थी, उस कुर्सी को उनसे छुड़वा दिया है। और मैं तो इतना कहूँगा कि ये जो जादूगर की जादूगरी और तिलिस्म थी, वो अब समाप्त हो गया है। राजस्थान जादू के मायाजाल से बाहर निकल करके धरातल पर आ गया। लास्ट सवाल है, इंटरेस्टिंग लाइन थी इसके ऊपर आपकी टिप्पणी। गहलोत साहब कह रहे थे कुर्सी नहीं छोड़ रही मुझे, तो छुड़वा दिया गया कुर्सी उनसे अब। और वैसे ये सब लोग होपफुल्स हैं, वो सीएम पोस्ट अब ये होंगे, वसुंधरा होंगी, कितने लोग, ऑप्शंस बहुत हैं यहाँ पे। गहलोत जी के लिए जो भी कहे, उन्होंने कांग्रेस में आमतौर पर ऐसा नहीं होता, जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी जी। और ठीक है, उनको छूट भी दी गई, और उनके मुकाबले जिस तरह सचिन को डाउन साइज किया गया, लगातार वो अपनी कोशिशें करते रहे, लेकिन उनको वो जगह नहीं दी गई। लेकिन उन्होंने पूरा जोर लगाया और उसका नतीजा ये रहा कि नहीं तो वो पूरी तरह साफ हो जाती। जैसे जादू की जो बात हो रही थी जी, हम लोग तो बहुत समय से मोदी जी का जादू देख रहे हैं, लेकिन हर बार वो जादू में भी होता है ना, जादूगर अगर एक ही वो जो रिपीट करता रहा आइटम, तो लोग उतना हैरान नहीं होते। इस बार उन्होंने ताजमहल गायब कर दिया, अगली बार कुतुब मीनार गायब कर देते हैं, तो इस तरह का कुछ हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग, वही जादू है, जादूगर वही है, जादू भी वही है, लेकिन हर बार नए नए आर्ट पेश कर रहे हैं। तो ये तो एकदम हैरानी वाला है, जिस तरह से उन्होंने गायब कर दिया इन राज्यों से कांग्रेस को, वो बहुत हैरानी वाला है। एक छोटी सी बात मैं और जोड़ना चाह रहा हूं कि राहुल को लेके जो कह रहे थे, मैंने भी कहा कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में उनके जाने से बहुत फायदा नहीं होता, नुकसान हो सकता था। लेकिन राहुल गांधी को इतना सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, और न ही उनकी जो यात्रा है, उन्होंने इतने सैकड़ों किलोमीटर या कई हजार किलोमीटर यात्रा की, इतने लोगों से बातचीत उस की। यात्रा का फायदा कर्नाटका के वक्त तो देखा जा रहा था, पर यहाँ पे तेलंगाना कोई में असर हुआ? पर हेमंत जी तेलंगाना का फायदा जोड़ना चाह रहे हैं आप, और उसके ब्रेक लेंगे आप। हाँ, नगमा जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम सारे भूल रहे हैं कि अशोक गहलोत को कुर्सी नहीं छोड़ रही थी। उसके लिए उन्होंने कौन सी कुर्सी छोड़ी थी, ये हम सब भूल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी जी। इसका मतलब उनकी जो आत्मा बसती थी, वो राजस्थान सीएम की कुर्सी में बसती थी। हालांकि संगठन के बहुत पुराने आदमी है, 50 साल का उनका राजनीतिक कैरियर है, और एक मुख्यमंत्री की कुर्सी जो कि 6 महीने की बची हुई थी, और कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यकाल 4 साल का था। उसके बावजूद ये सामने दिखाता है कि किस लेवल की अदावत थी। उनका कुर्सी प्रेम बहुत सारे लोग मानते हैं। मेरा ये मानना है कि उनका मिशन ये था कि जब तक सचिन पायलट को पूरे तरीके से निपटा नहीं दूंगा, तो उसमें चाहे बेशक कांग्रेस भी निपट जाए। तो अब तो वही हो गया। तो अब सचिन भी निपट गए, गहलोत भी निपट गए, और कांग्रेस भी निपट गई। उसकी वजह इसका मलाल उनको नहीं रहेगा कि मैं अगर वो जब उन्होंने देखा कि उनके सामने ही
और उनके विधायकों को लेके, और सचिन जिस तरह से खुलेआम आ गए थे, उसके बाद तो कोई छुपी हुई बात नहीं थी। बिल्कुल, तो ये गलती थी सचिन पायलट की, और बाद में सामने जब आए और साथ आए तो टू लेट टू लिटिल वाली बात जो है वो दिखाई दी। जितने सिकता जी कांग्रेस में जितने भी पुराने लोग हैं ना, गहलोत है, कमलनाथ है, जो पुरानी पीढ़ी है, वो इस तरह की व्यक्तिगत रंजिश कभी नहीं पालते थे खुन्नस। लेकिन ये पहला अवसर है कि उस चक्कर में कि सचिन पायलट को हारे यहाँ पर इतनी बुरी तरह से बहुत तरह के विश्लेषण होंगे, पर एक ब्रेक लेने का वक्त है हमारे पास इस वक्त। तो ये विश्लेषण चलता रहेगा कि क्यों हारे वहां पर, जाहिर है कि बहुत कुछ ना कुछ गड़बड़ रही होगी और बीजेपी ने कुछ सही किया होगा। तो एक ब्रेक लेंगे हम, जारी रहेगी ये चर्चा। राज्यों का फैसला हम आपको दिखा रहे हैं। रुझानों में बीजेपी 3 राज्यों में आगे है और काफी बहुमत से आगे है, और इसलिए बीजेपी के खेमे में जोर शोर से जश्न शुरू हो गया है। काफी पहले से सारे मंत्री बाहर आकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भी, प्रधानमंत्री आने वाले हैं कुछ देर में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में, और पूरा माहौल वहां पर जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह है, और होना भी चाहिए। बहुत बहुमत है बीजेपी का मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मजबूत स्थिति में, राजस्थान में। रवीश रंजन शुक्ला बीजेपी हेडक्वार्टर्स पे, मुख्यालय पे मौजूद है, वहां का रंग दिखा रहे हैं आपको। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त बीजेपी के मुख्यालय जो कि केंद्रीय कार्यालय है उसके ठीक बाहर हूं। यहाँ तमाम सारे जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे। और अभी यहाँ से थोड़ी ही दूर के बाद में जो विस्तार कार्यालय है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6:30 बजे कार्यक्रम है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ढोल बैंड जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत उत्साह है लोगों के भीतर में, और जो अलग अलग दिल्ली के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं मोदी जी का जो लड्डू है 5 किलो का, उसको यहाँ पर जो है मोदी है तो ये लड्डू लेकर आए हुए मोदी है तो मोदी का। आप देखिएगा जिस तरीके से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं पार्टी ऑफिस के बाहर, हमें इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी जी का। आज 3 राज्यों के अंदर जिस तरीके से भाजपा ने जीत हासिल करी है, 2024 के अंदर फिर एक बार, तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। स्पष्ट हो चुका है देश में चल रही है मोदी की आंधी, रोक ना पाएगा राहुल गांधी। राहुल गांधी ये आप देखिए कि ये लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो ढोल नगाड़ों समेत, अभी देखिए यहाँ पर 6:30 बजे जो कार्यक्रम है नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनका, उसके लिए तैयारी यहाँ पर हो रही है। ये देखिए अलग अलग इलाकों से यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। जो साइकिल से पूरे देश में घूम घूम कर बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं की ये ताकत है कि आज यहाँ पर बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली हुई है। ये आप देखिए कि बीजेपी मुख्यालय के बाहर में यहाँ पर आए हुए हैं। ये कहाँ से आप भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जश्न मनाया जा? मेरा नाम अबुल फैज खान है, मऊ जनपद में महापुर गांव का रहने वाला हूँ। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। 3 राज्य में भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है। सबसे पहले मोदी जी को मैं बधाई देता हूँ। ये आप देखिए ये लगातार यहाँ पर बैंड, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है 6:30 बजे की। जो अरे धमाका हो चुका है वैसे पूरे विश्व में धमाका हो चुका है। ठगबंधन गठबंधन राहुल को ये बता देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी 2040 तक आप हिला नहीं सकते। 2040 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही रहने वाले हैं। निश्चित तौर पर इस जीत से एक बहुत बड़ा हौसला ऐसे कार्यकर्ताओं को मिला है, और यही वजह है कि लगातार ढोल बाजे नगाड़े बैंड सब यहाँ पर मौजूद हैं। कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली के अलग अलग जगहों से लगातार यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँच रहे हैं, और यही वजह है कि बीजेपी मुख्यालय है यहाँ पर जगह जो कि कम पड़ गई थी, तो जो विस्तार कार्यालय है बीजेपी का वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी के मुख्यालय से हरकिशन शर्मा, वीरपाल के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो बीजेपी मुख्यालय के बाहर उत्सव जैसा माहौल है, बता रहे थे रवीश रंजन शुक्ला। शिवम त्यागी जो नेता है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ है। अब बाहर तो ढोल नगाड़े और लड्डू बांटे जा रहे हैं शिवम जी, और क्या प्लानिंग है? 6:30 बजे प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, उसके बाद क्या कार्यक्रम रहेगा बीजेपी नेताओं के साथ उनका?
देखिए बाहर तो ढोल नगाड़े आप सुन ही पा रहे हैं, मैं भी सुन पा रहा हूं क्योंकि मैं भी कार्यालय के अंदर ही हूं। तो जाहिर है आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, एड्रेस करेंगे, कार्यकर्ता उनको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उत्साह है लोगों में, जाहिर है क्योंकि जिस तरीके से मेहनत हुई है, जिस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत ही शानदार कैंपेन रहा है, बहुत ही बेहतर जो है रिजल्ट्स रहे हैं। क्यों और एक और ये थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर इसलिए हो जाता है कि जब आमतौर पर आप देखते हैं कि टीवी में और तमाम जगहों पर और सोशल मीडिया में भी एक तरह का एक अलग बिल्कुल ऑपोजिट माहौल था, कहीं ना कहीं देख के ऐसा लग रहा था कि चीज़ें एक कार्यकर्ता के मन में रहता है कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, लेकिन जब आपकी मत पेटियां खुलें और इस तरह का रिजल्ट हो तो ये मतलब बहुत ही शानदार होता है। तो कार्यक्रम रहेगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, एड्रेस करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, संवाद करेंगे और जैसा कि कहा गया कि जाहिर है 2024 का एक स्टार्ट है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो भी करते हैं बाकियों से पहले और समय से पहले करते हैं, ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ भी है क्योंकि एक बड़ी पार्टी को लेकर तो आप कह रहे हैं कि आज ही बिगुल बजा दिया जाएगा 2024 का भी इस जीत के जश्न के साथ, लेकिन ये जीत का जश्न और ज़्यादा अच्छा हो जाता अगर तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो भी खुलकर आपके समर्थकों के सामने होता तो? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि किसको होना चाहिए और मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट 2024 में क्या होगा, राज्यों में क्या इम्पैक्ट होगा, किस तरीके से कौन बेहतर व्यक्ति हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये जो अधिकार हैं, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड के हैं। और मैं समझता हूँ कि में शिवराज सिंह चौहान हैं लंबे समय से मामा बड़े बहुत लोकप्रिय हैं युवाओं में, लड़कियों में, लाडली बहन, लाडली लक्ष्मी, तमाम चीज़। तो वहाँ पे तो लगता है कि शिवराज सिंह चौहान बनेंगे, उनके वो थे, पॉपुलर हैं और उनको भी उम्मीद है, कई बार सामने आए हैं वो और आगे का चुनाव मतलब जिताया है उन्होंने, इतने साल से हैं वहाँ पर। मानते हैं आप ये? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। शिवराज सिंह जी बड़े नेता हैं, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर है पार्टी के बड़े नेता हैं, इसीलिए 18 साल मुख्यमंत्री रहे। लेकिन आने वाले समय में भविष्य के लिए, पार्टी के लिए 2024 के हिसाब से कौन बेहतर हो सकता है और कौन मुख्यमंत्री होगा, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। मुझे लगता है कि उसका जवाब तो शायद पार्लियामेंट्री बोर्ड ही दे सकता है। लेकिन ये एक विषय जरूर है कि हमारे पास छत्तीसगढ़ में कौन से चेहरे हैं? मतलब कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चूज करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, लोग हैं और कौन बेहतर हो सकता है उसके लिए हमारे पास एक रेंज है। ऐसा नहीं है कि किसी एक के हाथ में कमांड दे दी गई और उन्होंने ही पूरा कैंपेन गढ़ा हो और बाद में नुकसान हुआ। ऑप्शंस कौन है? मैं तो ये सब नहीं जानता, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि कार्यकर्ता हैं, चुनाव लोग लड़े हैं, जीते हैं, बड़े स्तर पर जो है केंद्रीय मंत्री भी गए हैं, सांसद भी लड़े हैं, तो जाहिर है कौन होंगे कौन नहीं ये मैं नहीं कह सकता, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 को नज़र में रखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए, पार्टी के भविष्य को देखते हुए फैसला लेगी। जी, नाम शिवम नहीं बता रहे हैं, लेकिन हेमंत जी जो नाम आगे चल रहे हैं सामने छत्तीसगढ़ में, खासतौर से विजय बघेल, अरुण साव, ओपी चौधरी, इनमें से कोई हो सकता है? देखिए, जो सिक्ता जी, जो मेरा मानना है, जो एक बहुत ही कॉमन सेंस, एक पारंपरिक जो तरीका है मुख्यमंत्री चुनने का, इस बार मुझे लगता है उस पर मोदी जी को स्टिक करना पड़ेगा, बहुत बेसिक कारण से। आज से ठीक 135 दिन के बाद लोकसभा चुनाव की काउंटिंग, वोटिंग लगभग होने वाली है और ये जितने भी लोग हैं, चाहे वसुंधरा हैं, चाहे शिवराज चौहान हैं, चाहे रमन सिंह हैं, निश्चित तौर पे वो तीनों पहली चॉइस दिल्ली की नहीं है, अदरवाइज उनको वो सामने रख के चलते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि जो उन तीनों का जो लंबा अनुभव है प्रशासन में और जिस तरीके की प्रशासन को गियर अप करना है और वोटर्स को जोड़ के रखना है, किसी भी नए आदमी को आप चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो उसको अभी समझने में ही 6 महीने लगते हैं। मुख्यमंत्री कोई छोटा दायित्व नहीं होता। हाँ। जो पारंपरिक सोच ये है कि जो मोदी जी इन तीनों को, रमन सिंह, वसुंधरा और शिवराज, चाहे कि कोई भी उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग हो, एक अलग पक्ष है। पारंपरिक सोच ये कहती है कि फिलहाल के लिए अगले 6 महीने के लिए लोकसभा चुनाव तक। पर बीजेपी का एक ट्रेंड ये भी देखा जा रहा है, इसी में जोड़ दूं कि जिसका नाम चल पड़ता है या जिसकी उम्मीद रहती है वो तो सामने नहीं आती, एक सरप्राइज आता है। 3 नाम मैंने कह दिए हैं टीवी पे। मोदी जी एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। मोदी जी का जो स्टाइल है, हरियाणा में नॉन जाट चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र में नॉन मराठा ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर, ये जो सब यूपी में भी बड़ा फेरबदल होता हो गया था। मोदी जी का स्टाइल क्या है वो समझना पड़ेगा। जो अभी ये जो आर्गुमेंट है ना, चुनाव के पहले ब्यूरोक्रेसी, ये पुराने सीएम और जो मतलब उनके जो एक्सपीरियंस अनुभव है, वो अभी इतना रिस्क लेंगे या नहीं लेंगे पार्टी, वो बड़ा से। लेकिन छत्तीसगढ़ में ट्राइबल वोट जैसे बीजेपी को मिला है, एक ये भी मतलब चर्चा का विषय है कि कोई ट्राइबल लीडरशिप सामने
छत्तीसगढ़ में इस समय जो नाम थे सिकता, उसमें एक तो वो विजय बघेल भी, जो ये भतीजे और चाचा की कहानी हो रही थी, भूपेश के भतीजे, रिश्ते के भतीजे हैं, और वो बड़ा लो प्रोफाइल भी थे, मैं मिली थी उनसे। और भूपेश जी ने वो बाप बोला था ना, बाप लगता है। तो वो भी क्या एक ऑप्शन, मतलब आप लोगों को बतौर एक पत्रकार क्या लग रहा है वहां पे ऑप्शन जो है? रमन सिंह है, मुझे लगता है कि ये बाघेल साहब को काउंटर करने के लिए ये बीजेपी इस तरीके से, बीजेपी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग तो नहीं है। मैं 40 इयर्स बीजेपी कवर कर रहा हूं, मुझे अब खासकर मोदी जी का तो स्टाइल बिल्कुल नहीं है। वो उसको कोई वो बाघेल साहब का काउंटर करने के लिए बाघेल का जरूरत। सिकता जी, एक सामान्य चीज ये है कि आज की तारीख में एक पॉपुलर मैंडेट मोदी जी के पास है, और ये तीनों जो लोग हैं, चाहे वो रमन सिंह है, चाहे वो वसुंधरा है, चाहे शिवराज चौहान है, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है पार्टी को यहां तक लाने में इस चुनाव में, क्योंकि वो फ्रंट रनर नहीं थे, फेस नहीं थे पार्टी के। तो ऐसे में मोदी जी अगले 6 महीने के लिए कोई भी रिस्क, हालांकि वो रिस्क टेकर है, बहुत बड़ा जुआ खेल देते हैं, वो अपने को दांव पे लगा दिया, अपनी छवि को दांव पे लगा दिया, उसके बावजूद भी इन तीनों को 6 महीने तक रखने। तो राजस्थान की कहानी कर ले थोड़ा, क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे बहुत बाद में सामने आई, पर वो वसुंधरा राजे हैं, उनका फिर भी ग्राउंड पे बहुत असर दिखा। पर एक बाबा बालकनाथ का भी नाम सामने आ रहा है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग। बालकनाथ इज टू फ्रेश ए पर्सन, और उनका बहुत थोड़ी स्टैंडिंग है। आदित्यनाथ जैसे कंपेयर किया जा रहा था कि यहाँ पे कहीं वही आदित्यनाथ जी 7 बार के एमपी थे, इनकी कोई स्टैंडिंग उस तरीके की चीफ मिनिस्टर वाली नहीं है, 1 बार के एमपी है, और एक फर्स्ट टाइम ये एमएलए। तो वसुंधरा राजे का यहाँ पे लग रहा है, मुझे लगता है कि जो ट्रेडिशनल, वो नहीं, राठौर जो अभी बोल रहे थे टीवी पे, शेखावत जो थे, गजेंद्र सिंह शेखावत, ऐसे कई लोग मोदी जी के पास। पर जो परेशानी राजस्थान में, आप शेखावत का नाम ले रहे हैं, तो हम जो राजस्थान को जानते हैं, आप लोग भी समझ रहे होंगे कि जो परेशानी कांग्रेस को रही गहलोत वर्सेस सचिन पायलट में कांग्रेस को लेकर, वो अगर शेखावत का नाम आगे आता है तो वसुंधरा राजे वर्सेस शेखावत भी हो जाएगा, परेशानी वो रहेगी ना। सिकता जी, वो हमेशा रहेगा, जिसको आप हटा रहे हैं, जिसकी जगह किसी को लगा रहे हैं, वो तो नहीं होगी तो भी शुरू हो जाएगी। पर ग्राउंड में बड़े नेता कौन है राजस्थान में, होल्ड किसका है आपको जयंत घोषाल? देखिए ये दैट इज बीजेपी। चुनाव के पहले वसुंधरा राजे के बारे में दिल्ली का क्या रुख है, आरएसएस खासकर क्या रोल है, सब लोग जानते हैं। लेकिन चुनाव के पहले वसुंधरा जी को दिल्ली में बुलाए, पहले नड्डा जी से मीटिंग किए, अमित शाह जी से मीटिंग किए, तो ये सेंट्रल लीडरशिप के तरफ से भी, जैसे रमन सिंह के साथ भी किए, सेम स्ट्रैटेजी, उनको इन्वॉल्व करो, क्योंकि अभी भी उनके पकड़ है। ऐसे कोई नहीं कहने कि वसुंधरा इज बेसलेस। वसुंधरा जी तो पिलग्रिम में जो स्टडी टूर शुरू किया था जिले जिले में, उस समय सब लोग नाराज हो गए थे, और फिर भी वो किए। उन्होंने कहा कि ये तो पर्सनल रिलीजियस टूर है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, आप लोग इसको पैरेलल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोल रहे हैं? तो वसुंधरा जी के, यू कैन नॉट से कि नो टू वसुंधरा, लेकिन स्ट्रैटेजिकली अभी 2024 के पहले वसुंधरा जी को सीएम बनाने से मोदी जी का नुकसान होगा या फायदा होगा? ये बात तो साफ है कि इन तीनों को भी नहीं पता होगा कि कौन सा नाम केंद्रीय नेतृत्व। मैं कहता जी केवल एक आदमी को पता है, वो है नरेंद्र मोदी जी। और मैं हैरान नहीं हूंगा अगर राजस्थान के अंदर जो अश्विनी वैष्णव है, जो ब्यूरोक्रेसी से एकदम उधर आए थे, अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि मोदी जी इज ए चैंपियन ऑफ सरप्राइज। वो आपका ट्रेडिशनल विजडम जो है उसके खिलाफ चला जाएगा। वो आप पारंपरिक जो उनको बना सकते हैं, ही इज आल्सो का जश्न मना रहे हैं। और अनिका, आप भी सुन रही हैं इस तमाम चर्चाओं को। जो विजेता होते हैं उसका दिन होता है, लेकिन आत्ममंथन आत्मचिंतन का दिन भी है कांग्रेस के लिए। 6 दिसंबर को बैठक की बात हो रही है। कांग्रेस जाकर अपने सहयोगियों से, एनडीए के सहयोगियों से क्या कहने वाली, क्या मंथन होगा वहां पर? नगमा जी, पहले तो मैं बस थोड़ा सा ये बात जरूर कहना चाहूंगी, आपके पॉलिटिकल एनालिसिस में रिस्पेक्ट करती हूँ सबकी, लेकिन 2 दिन पहले देखिए क्या अंतर था बात करने के तरीके में, और रिजल्ट आते ही चेंजेस जब हुए तो एकदम विरोधाभास। तो एक बैलेंस ऑफ ओपिनियन ही नहीं है। तो टेक्निकली स्पीकिंग में क्या इनके एनालिसिस होते हैं? वो रिएक्शन है ना, जो रिजल्ट आ रहा है उस पर रिएक्शन है। एग्जिट पोल, यही मैं समझाना चाह रही हूं। एग्जिट पोल के जो नतीजे आए थे उस पर रिएक्शन था, और अब जब जनता का फैसला आ गया तो अब उस पर रिएक्शन है। नहीं, बट बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग। कल तक आप पढ़ाई कर रहे थे, आज एकदम कॉन्ट्रास्ट। मतलब अभी मोदी की बात करें तो ठीक है, पिरामिड के टॉप में है, यही अगर हम कहें सोनिया जी करें, ओह आला कमान। सो इस तरह का विरोधाभास क्यों?
आप एक तरफ कहेंगे मोदी जी संभालते हैं, इनके अध्यक्ष क्यों नहीं? बहरहाल नगमा जी, आज ये बात करने का नहीं है समय, ये जरूर हम बात करेंगे आगे भी, लेकिन शिवम को बधाई देना जरूर चाहूंगी, बिकॉज जब से बीजेपी के स्पोक्समैन बने हैं बहुत सौम्बर तरीके से हैंडल कर रहे चीज़ों को। जब तक विशेषज्ञ थे तो अभी तक तो सीएम के नाम के लिस्टें गिनवा देते, लेकिन आज बेचारे बेबस हैं, क्योंकि अब इनके हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट सीएम थे वो तक तो इन्होंने तीसरी लिस्ट में नाम दिया था, शिवराज जी का नाम तीसरी लिस्ट में डिक्लेयर हुआ था, फर्स्ट लिस्ट में कायदे से 3 बार के मुख्यमंत्री का नाम आना चाहिए। बहरहाल ये जो कांग्रेस को उंगलियां दिखाते थे, इनको भी वक्त आ गया, अपने आप भी देखें, हम तो आत्मनिर्भर करेंगे। लेकिन बीजेपी तो कह रही है उनकी स्ट्रैटेजी थी, वो अपनी रणनीति के तहत काम करते हैं और इसीलिए चौथी पांचवी किसी भी लिस्ट में वो अपने बड़े नेताओं का नाम सामने ला सकते हैं। कांग्रेस के साथ यही रहता है, कहाँ उनके कार्यकर्ता या उनके प्रवक्ताओं को पता होगा कि कौन कहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो नहीं होता ना, सेंट्रल लीडरशिप ही तय करती है ज्यादातर, तो अब इन लोगों को भी नहीं पता है। लेकिन जो सिक्का पूछ रही थी, अनिका इसमें जोड़ दूं सवाल कि आपकी जो इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, अगर आप छत्तीसगढ़ जीत के जाते और आपके पास तेलंगाना छत्तीसगढ़ की बात करने के लिए बात रहती तो एक अलग रहता रुतबा, और इस समय वो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का जो वर्चस्व है वो कम होता हुआ दिखता है, तो एक मुश्किल वहां पे रहेगी तमाम साथियों को साथ रखने की और कांग्रेस को अपनी पोजीशन बरकरार रखने में। मुझे नहीं लगता, बिकॉज रिजल्ट जिस तरह से आए हैं तो डेफिनेटली और शार्प एनालिसिस ज़रूर किए जाएंगे, और अप्रोच देखिए, फिर मैं दोहराऊंगी, पर्पस यही है कि जिस तरह से कुशासन रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी के अंदर, जो गारंटी की बात करते जो पूरी नहीं की गई आज तक, उस चीज़ को हटाने के लिए कोशिश भरपूर जारी रहेगी, देश को बचाने की कोशिश रहेगी और देश को एक करने की कोशिश में गठबंधन साथ। पर इस समय जनता के मन में या लोगों के मन में सवाल है ना कि 2024 के हिसाब से कांग्रेस का भविष्य क्या, क्योंकि यहाँ आप नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल सिमट ही गए हैं और आपके पास राज्य नहीं बचे हिमाचल छोड़ के, तो फिर इस पर तो चर्चा या लोगों के मन में भी सवाल होगा ना कि क्या दिख रहा है इस समय। नगमा जी देखिए, ऐसा तो है नहीं कांग्रेस कभी शासन में थी 70 साल या 65 ईयर्स 69 ईयर्स कांग्रेस ने काम किया और उसके आधार में ही हमेशा लोगों ने पसंद किया, तो ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा घुट्टी पी के आई है कि आजीवन काल तक ही यहाँ पे शासन करेंगे। कमियां इनके अंदर भी हैं और जनता पे ही हम छोड़ेंगे। दोबारा फिर वही बात है, दरबार तो जनता का ही है, जनता के पास फिर जाएंगे। बात हमारी तब भी रहेगी और आज भी रहेगी, बात हमेशा रहेगी और कहीं जाएगी। जो सच्चाई है तो उसका सामना हम करेंगे। तस्वीरें आ रही हैं, बीजेपी मुख्यालय से जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं जनता के बीच। कांग्रेस जाना चाहेगी एक बार फिर, लेकिन आत्ममंथन चिंतन करने के बाद ही अनिका कह रही हैं। लेकिन अब जो जीत का जश्न है उसकी सीधी तस्वीरें, शिवम आप भी वहां हैं, आप खुद इसके विटनेस भी हैं, तो ये जीत की जश्न की तैयारियां हैं। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स, कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे। तो सीधी तस्वीरें, तो एक तरह से स्टेज सेट है जयंत जी 2024 के लिए, और ये शुरुआत है। आपका रिएक्शन इस छोटे से ब्रेक के बाद? डायरेक्टर बोलिए कि जरूर ब्रेक लेना है इस वक्त। असली पहचान बातों से नहीं परफॉर्मेंस से होती है। इसीलिए जब बात आती है घर बनाने की तो मैं रेकमेंड करता हूं जेके लक्ष्मी सीमेंट, इंडिया का बेस्ट परफॉर्मर। डबल इंजन सरकार यूपी के 25 करोड़ नागरिकों के जीवन में लाई है प्रगति और समृद्धि का उजाला। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन की रोशनी से जगमग है राशन वितरण की नवीन व्यवस्था। अब प्रदेश के 15 करोड़ नागरिकों को मिल रहा है निःशुल्क राशन। सभी उचित दर दुकानों पर लगी आधुनिक ई पॉस मशीनों को ई कांटों से लिंक किया जा रहा है। हर जरूरतमंद को, हर गरीब को शासन के द्वारा उपलब्ध होने वाला खाद्यान्न उस तक पहुंच सके, सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बायोमेट्रिक सत्यापन आधारित नई व्यवस्था से राज्य सरकार को हुई है लगभग 5,000 करोड़ की बचत। सरकारी जमीन पर सभी जनपद में 75 उचित दर की मॉडल दुकानों का निर्माण भी कराया जा रहा है। जन कल्याण का डबल इंजन निभा रहा है हर वचन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। एक खालीपन सा है आपके अंदर, जिसका जवाब आपको मिलेगा सिर्फ खुले आसमान के नीचे। खोज लाओ
अपनी पहेली का खोया हुआ अंश, लिख डालो अपनी कहानी का खोया हुआ हिस्सा। The new Safari, reclaim your life. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। हाथों की लकीरें तो सब देखते हैं, पर कभी पैरों की लकीरें देखी? ये वो हैं जो तालियों को गूंज से मिलाएं। हाथों की लकीरें तो बस किस्मत बताती हैं, पर पैरों की लकीरें किस्मत बनाती हैं। एशियन शूज, कोचेज। सीधी तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय स्मृति से। ईरानी भी आ गई हैं वहाँ पे। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें, जेपी नड्डा वहाँ पे पहुंचे थे पहले, तमाम बड़े नेता सिकता पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री के आने के पहले, और उसके बाद प्रधानमंत्री शायद 6:30 के करीब उनका कार्यक्रम है पहुंचने का। पूरी ये भीड़ जीत का जश्न भी हेमंत जी होता है तो बहुत प्लानिंग्स होता है। देखिए कितना ऑर्गेनाइज तरीके से कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं, फिर धीरे धीरे अब नेता पहुंच रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। नहीं, ये जो नजाकत है और ये जो नफासत है, ये पिछले 10 साल में अगर आप लगातार देखेंगे, इवेंट्स ऑर्गेनाइज जिस तरीके से फॉर्मेट भी हो जाता है, जो एक चीज है ना, इनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सिस्टम इज इन प्लेस। और इतने बार जीतते और हैं। कहीं आपको नारेबाजी, इनडिसिप्लिन कहीं कुछ नहीं दिखेगा। देखिए बिल्कुल अनुशासित सारा। और जब मोदी जी आएंगे तो एक पर्टिकुलर उसमें सारी का और सारा जिस तरह से ये हाउस पूरा विल कम स्टेज अप। सेट है, देखिए कितना प्लान्ड ऑर्गेनाइज तरह से जो बहुत अच्छे से बहुत अच्छा इवेंट मैनेजमेंट बिल्कुल है ना, वेरी गुड एट इवेंट मैनेजमेंट। तो आज बिगुल फूका जाएगा, बहुत कुछ कहा जाएगा 2024 के लिए। आज देखिए, आज हम सारे बात कर रहे हैं 4 राज्यों के चुनाव परिणामों के, और मोदी जी आज बात करेंगे, आप देखिएगा थोड़ी देर में वो बात करेंगे लोकसभा चुनाव की 2024 की, और मिशन 24 में वो मिशन 2047 भी जोड़ हम इसके पहले कि खत्म That's how he करें speaks. एक बात जो छूट गई थी, जो आप कह रहे हैं 2024 है, कि इस चुनाव के पहले वो जो कास्ट सेंसस आया नीतीश कुमार का, और उसके बाद बहुत चर्चा हुई कि इसके ऊपर ये एक बड़ा फैक्टर होगा, विल दिस अफेक्ट 2024, लेकिन इस चुनाव में जो हाल रहा, लगता है कि वो बिल्कुल अब वॉश आउट हो नगमा गया। जी, वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल है कांग्रेस पार्टी का। 2 चीजें हैं उसमें। एक तो कांग्रेस पार्टी जो लोकसभा चुनाव में जा रही है, वो अलायंस देखिए उनका कौन कौन है। ओबीसी के चैंपियन उसमें नीतीश कुमार है, उसमें तेजस्वी है, उसमें मुलायम सिंह यादव है। बिना उस पूरे गठबंधन में बात किए हुए राहुल गांधी ऑल ऑफ ए सडन टुक दिस इशू एज सच कि हम ओबीसी काउंटिंग की बात करेंगे। एक तो वो वहां कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट करे, क्योंकि ओबीसी राजनीति के चैंपियन, और उसमें मोदी जी का हम जोड़ देते हैं कि वो जो देयर आर 3 कास्ट, मोदी जी का ये जो फॉर्मूला, युवा, गरीब, महिला, गरीब, मास्टर स्ट्रोक हुआ ना चुनाव के तो पहले। आपको कुछ और बात करेंगे और कास्ट सेंसस कहती रह जाएगी। मोदी जी जानते हैं हाउ टू न्यूट्रलाइज द इश्यूज आल्सो। और थोड़ा उसको घुमाइए आप। कास्ट हमारे हिंदू जो रिलीजन है उसका एक ब्रांच है। तो आप एक ओबीसी पे खड़े हो गए, उन्होंने पूरे गरीब को लेकर के अपना जो उनकी सांप्रदायिक राजनीति जो भी तथाकथित तौर पे ये कहते हैं, उसका मिक्स करके उस इशू को ही खत्म कर दिया। तो वो खत्म हो गया, डाइल्यूट कर दिया, वो इशू खत्म हो गया, और अब नया कास्ट मोदी जी ने दे दिया, जिसमें आप बता रहे हैं युवा हैं, महिला हैं, गरीब हैं। एक गरीब का नाम लेकर के वो सारा डिफ्यूज कर दिया। और इंडिया गठबंधन में जो अखिलेश हैं, जो नीतीश हैं, जो तेजस्वी, उनको ये लगेगा कि राहुल गांधी हमारा एजेंडा ले जा रहे थे। और कांग्रेस पार्टी का एक बात आपको मानना पड़ेगा, जो ट्रेडिशनल वोटर है वो अपर कास्ट है। हमारी सहयोगी हर्षा इस समय उनके साथ मौजूद है, गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है कि प्रोबेबल आपने पूरी सीएम तरह से कैंडिडेट हो। बीजेपी की, आपने सीपी जोशी ने और अरुण सिंह ने पूरी तरह से बीजेपी की कमान संभाली थी। यू वर द बैकरूम बॉयज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की इस प्रचंड बहुमत से विजयश्री जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके चेहरे पर जो चुनाव लड़ करके हमने हासिल किए, उनके द्वारा धरातल पर किए गए कामों के आधार पर, उनके द्वारा सामान्य मानवीय के जीवन में लाए गए परिवर्तन के आधार पर जो जनता ने मतदान किया, ये जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को हम सब लोग समर्पित करते हैं। पर आपको क्या लगता है, क्या खास रहा आपके कैंपेन में जो आपने अलग किया? देखिए, इस चुनाव गारंटी फॉर गारंटी था, इस चुनाव में गारंटी और ये सब चीज़ें जो है ये नीजक रिएक्शन से आई थी। भारतीय जनता पार्टी पहले ही दिन से इस वर्तमान की कांग्रेस सरकार के विफलता को लेकर के और माननीय मोदी जी की सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में जिस तरह से कोताही गहलोत साहब की सरकार ने की थी, उसको लेकर के लड़ रही थी। और जनता ने उसको शुरुआत से ही एंडोर्स भी किया था, जनता ने उसको जो है उस पर मोहर भी लगाई थी।
1 साल पहले जब हमने जनाक्रोश यात्राएं की थी तब भी इस बात का भरोसा और विश्वास हो गया था कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने का मानस बना लिया। गजेंद्र जी, you managed to do a very cohesive leadership. देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को न केवल राजस्थान में अपितु मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, सभी जगह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि तीनों ही प्रांतों में हम नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे, लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है। और ये इस बात का द्योतक है कि नरेंद्र मोदी जी का तिलिस्म, उनका जादू अभी भी चल रहा है। लोग उनमें अपने लिए किसी न किसी तरह से एक हमसाये की तरह उनको देखते हैं। युवा लोग उनको अपने मेंटर की तरह देखते हैं, महिलाएं उन्हें अपने भाई की तरह देखती हैं जो गरीब के कल्याण के लिए काम करते हैं। देश का सामान्य मानवी उनको उनके जीवन को सुधारने की गारंटी देने वाले व्यक्ति की तरह समझते हैं। देश के सैनिक उनको अपने सहयोगी और सखा की तरह समझते हैं। इसलिए देश का हर एक तबका उनसे जिस तरह का जुड़ाव रखता है, ये उसी के चलते हम जो है ये 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से जीत पाए हैं। कहीं ना कहीं सीएम कौन बनेगा, सीएम कौन रहेंगे? कांग्रेस क्या कहेंगे? देखिए, मैंने शुरू से कहा था कि जब सरकार आखिरी 6 महीने में इस तरह की योजनाओं को लाने का प्रयास करती है तब वो विफल होती है, क्योंकि वो ये जानते हुए ये योजनाएं लेकर के आती हैं कि उनकी धरातल खिसक चुकी है, उनकी जमीन समाप्त हो गई है और एक बार फिर वही सिद्ध हुआ है। Who will be CM is the big question, गजेंद्र। ये तो अभी समय बताएगा। थैंक यू। सो गजेंद्र सिंह शेखावत, एक खास मुलाकात एनडीटीवी से जाते जाते उन्होंने कहा कि हु विल बी सीएम के लिए $1 बिलियन क्वेश्चन, उन्होंने कहा कि समय बताएगा। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत जी गए हैं दिल्ली और हम देख रहे हैं कि अरुण सिंह जी भी उनके साथ गए हैं। तो यहाँ यानी कि जो बीजेपी के सब रणनीतिकार हैं अब जो है वो दिल्ली रहेंगे और आगे की चर्चा वहाँ पर होगी। व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्लान? सो नाउ द बीजेपी हैज़ वेरी क्लियरली done Operation Desert Storm in Rajasthan. They had a huge challenge from the Congress, from Chief Minister Ashok Gehlot and his social welfare schemes. But somewhere, like you heard Gajendra Singh Shekhawat saying, guarantee for guarantee. And of course, the fact that, the BJP did come up with an experiment and they went ahead. उन्होंने Prime Minister नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा और वो जीत गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो लीडरशिप है बीजेपी की, जो रीजनल लीडरशिप है, उसमें भी कहीं ना कहीं फेरबदल या उठापटक हम देख सकते हैं। So some expect some kind of leadership change. Also the fact that this experiment of the BJP, despite challenges, has succeeded. Jai